वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में ज्योग्राफी में हम देखने वाले हैं उपग्रह में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को, उसके बाद सुपर मून, ब्लू मून पढ़ेंगे, फिर कुछ ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो हमने ज्योग्राफी समरी की सीरीज स्टार्ट की है। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्रीवियस पार्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपग्रह कौन से होते हैं, उपग्रह क्या कहलाते हैं? वे आकाशीय पिंड, मतलब आकाश में रहने वाले ऐसे पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करें। ठीक है, इनका ना तो स्वयं का प्रकाश होता है ना ही इनकी स्वयं की ऊर्जा होती है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भी भ्रमण पथ परवलयाकार होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, बाकी और कौन से ग्रहों के कितने उपग्रह हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उपग्रह क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, इतना याद रखें, और सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और इनका पथ कैसा होता है जिसमें ये परिक्रमा करते हैं? वो परवलयाकार होता है। सुपर मून क्या कहलाता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो औसतन दूरी होती है वो 3,84,000 किलोमीटर है। सुपर मून वह स्थिति होती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। जब जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना, और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब चंद्रमा परिक्रमा करते करते सबसे कम दूरी पर आ जाए पृथ्वी से, सबसे नज़दीक आ जाए पृथ्वी के, उसको कहते हैं सुपर मून। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अब जब पास कोई चीज़ आएगी तो वो ज़्यादा क्लियर दिखेगी, तो बड़ा दिखेगा और 30% चमकीला भी दिखेगा ज़्यादा। यह परिघटना कब होती है? डेट भी फिक्स है, 27 सितंबर 2015 को देखी गई। अब ऐसा पुनः 25 नवंबर 2034 को होगा। ठीक है ना, अभी ये देखा गया 27 सितंबर 2015 को। अब 2034 तक अगर याद रहे आपको तो 25 नवंबर के दिन आप सुपर मून को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 14% बड़ा दिखता है, 30% ज़्यादा चमकीला दिखता है, और सबसे जब औसतन दूरी कम हो जाए तो उसको कहा जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, उसको कहा जाता है सुपर मून। ब्लू मून क्या होता है आइए देखते हैं। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएँ हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि ब्लू मून क्या कहलाता है। तो एक कैलेंडर माह मतलब कि कैलेंडर माह मतलब जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये वाले माह, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो हिंदी माह है वो थोड़े से अलग होते हैं। उनकी शुरुआत और अंत हो सकता है जनवरी के मध्य से शुरू होकर फरवरी के मध्य तक चैत्र मास चले। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर मास की बात हो रही है जो आप अधिकांशतः फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला अंग्रेजी महीने। तो यहाँ पर जब एक माह में 2 पूर्णिमाएँ हो जाएं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाएगा। इसका नीचे से रंग कोई संबंध नहीं, इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, मतलब ब्लू कलर का नहीं दिखता, बस ब्लू मून कहलाता है। जब 2 पूर्णिमा बढ़ जाए तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कह देते हैं। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम का अंतराल होना है। वैसे तो सामान्य तौर पर 2 पूर्णिमाओं के बीच में 31 दिन का अंतराल होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर उससे कम का अंतराल हो तो उसको ब्लू मून कहेंगे। ऐसा हर 2-3 साल में एक बार होता है। जुलाई 2015 में ब्लू मून दिखा था, जनवरी में 2 व 31 जनवरी को, मतलब 2 जनवरी को और 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी वाला जो दूसरी पूर्णिमा थी, ठीक है ना, उसको कह दिया ब्लू मून। में ब्लू मून की स्थिति देखी गई थी 2015 में। तस्वीर के अध्ययन से 28 सितंबर 2015 को मंगल पर जल प्रवाह की घोषणा भी की गई है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान था, जिसको मॉम भी कहा गया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन को मॉम मिशन भी कहा गया था। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण इसका किया गया था। इस सफलता से भारत मार्शियन इलीट क्लब में शामिल हो गया था। मार्शियन इलीट क्लब यानी कि जिन्होंने मार्स पर, मंगल पर अपने उपग्रह भेजे या फिर कोई भी मिशन भेजा है उसके लिए, तो भारत इसमें शामिल हो गया था। 5 नवंबर 2013 को ये हमारा सफल अभियान था। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मंगल के बारे में दे दी। अब आइए मंगल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। मंगल की सूर्य से दूरी कितनी है? चूँकि मंगल ग्रह पर
लगातार हम अनुसंधान कर रहे हैं, चंद्रमा पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों पर रिसर्च चलती रहती है, मिशन लॉन्च होते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, नए प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर। तो सूर्य से दूरी मंगल की कितनी है? 22.79 करोड़ किलोमीटर में। व्यास इसका है 6794 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में करता है? 686.98 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसकी घूर्णन गति कितनी है? 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। घूर्णन गति यानी कि जहाँ पर अपनी स्वयं की परिक्रमा करे, अपने ही कक्ष में भी परिक्रमा करते हैं ग्रह और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ठीक है ना। तो घूर्णन गति कहते हैं स्वयं के अक्ष पर घूमना। 24 घंटे, जैसे कि पृथ्वी का भी इतना ही है, 23 घंटे कुछ मिनट, ऐसे ही 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड इसका एक दिन होता है, समझ लीजिए। घनत्व इसका कितना है? 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 0.38% है। सतह का तापमान कितना होता है? -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। इसके उपग्रह, 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस है, एक डिमोस है, ठीक है ना। ये दोनों के नाम याद रखने, एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये उपग्रह किसके हैं, तो मंगल ग्रह के हैं। अक्षीय झुकाव इसका कितना है? जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो ये कितनी झुकी हुई है? 25 डिग्री झुका हुआ है। वायुमंडल इसका कैसा है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। मानवीय मिशन मैरिनर 4, मार्स पाथ फाउंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और मंगलयान। इसमें मंगलयान भारत का है, बाकी ये अन्य देशों के मिशन है जो कि मार्स पर भेजी गए। मानवीय मिशन है, इनमें मानव के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। इसके बाद है शनि से संबंधित तथ्यों को, तो चलिए देखते हैं। शनि ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है? 142.66 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। अक्षीय झुकाव इसका 26 डिग्री 73 मिनट है। घूर्णन गति इसकी कितनी है? 10 घंटा 34 मिनट है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष ये सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है। घनत्व इसका कितना है? 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? 7.2 मीटर पर सेकंड है। इसके उपग्रह कितने हैं? 82 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और एग्जाम में सी से प्रश्न पूछा गया है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। तापमान इसका कितना है? -178 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके वायुमंडल में गैस कौन कौन सी हैं? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है और अमोनिया है। तो ये 4 गैसें हैं। ये इनके रासायनिक सूत्र हो जाते हैं H2, He, CH4 और NH4। ये इसके रासायनिक सूत्र होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। इसमें वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 वलय पाए जाते हैं। और पूछा भी गया एग्जाम में कि शनि की कितने वलय हैं? 7 वलय हैं। वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और तथ्य देखते हैं, जैसे सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह यानी कि निकटतम ग्रह कौन सा है? ये आप जान ही चुके हैं, आपने जब पढ़ा था ग्रहों को तो पता है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए कि फैक्ट वाइज आपका कवर हो जाए तो देख लेते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। पृथ्वी से पास में ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, ठीक है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, सुंदर ग्रह भी कहा जाता है इसको। सर्वाधिक गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ही है, ठीक है। बुध नहीं मार्क करके आ जाना है, बुध पास जरूर है सूर्य के, यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा जरूर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह अगर पूछे तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा, सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, आकार में सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? हमारी पृथ्वी का है, अर्थ का है। रेड ग्रह, रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, क्योंकि इसका कलर लाल है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है, भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह, दोनों ही इसको कह देते हैं। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो छल्ले वाले 2 ग्रह, एक शनि है जिसके 7 वलय हैं, छल्ले यानी कि वलय, ठीक है ना। तो 7 वलय शनि के हैं और अरुण के 5 वलय हैं, दोनों ही हैं। ऑप्शन में आपको जो भी मिले टिक कीजिए, मोस्टली शनि के लिए पूछा गया है प्रश्न। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह, मतलब जिसका ईयर सबसे ज़्यादा है, तो वरुण का है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध का है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, जहाँ पर तापों का अंतर, दिन और रात के ताप का अंतर सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, बुध हो जाएगा। हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो हरे कलर का जो ग्रह है वो है अरुण।
धुरी पर सबसे ज़्यादा तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि आकार बड़ा है इसलिए जल्दी से ये अपनी गति को पूरा कर लेता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है ना, तो ये याद रखें, परिभ्रमण और न्यूनतम और सबसे ज़्यादा परिभ्रमण गति किसकी है। ठीक है, तो ये बृहस्पति और शुक्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रहों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, इनको याद रखना है। बलयों वाले ग्रह से कंफ्यूज नहीं होना है, दो हैं, शनि है, अरुण है, जो भी ऑप्शन में मिले वो टिक कीजिए। मोस्टली शनि के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो बलय या फिर छल्ले दोनों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, अब तो चंद्रयान 3 भी लॉन्च होने वाला है। तो इसरो ने 16 अगस्त 2009 को चंद्रयान 2 का डिज़ाइन तैयार किया। यह भारत का चंद्रमा के लिए दूसरा अंतरिक्ष मिशन था। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर शामिल था। इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV Mk3 के माध्यम से संयुक्त रूप से 500 किलोमीटर की अर्थ पार्किक ऑर्बिटर में इसको प्रक्षेपित करना था, मतलब किया गया था इसको। ठीक है, तो GSLV Mk3 से किया गया था। इसमें 3 चीज़ें थी, याद रखना है, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। और कब लॉन्च किया गया था? 16 अगस्त 2000 को। अब तो नेक्स्ट जो हमारा लेटेस्ट वाला है चंद्रयान 3, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अभी लॉन्च किया जाना है। कृत्रिम उपग्रह क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा से साम्यता स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा प्रक्षेपित किए जाए, निगरानी रखने के लिए या फिर अनुसंधान के लिए। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि कितनी दूरी पर स्थापित करते हैं, तो 600 से 1100 किलोमीटर दूरी पर, जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा पृथ्वी की एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदन किया जाने वाला क्षेत्र स्वाथ कहलाता है। मतलब जहाँ पर इसको प्रक्षेपित किया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ पर सुदूर संवेदन इसको किया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा जहाँ पर, उस क्षेत्र को स्वाथ कहा जाता है। विभिन्न उपग्रहों में यह प्रायः 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी धरातली पट्टी होती है। ठीक है ना। दूर संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि इसको कितने किलोमीटर ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं दूर संचार उपग्रह को। ठीक है ना, कम्युनिकेशन जो होते हैं हमारे उपग्रह, उनको करते हैं हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित। इसके बाद एस्ट्रोसैट क्या होता है? एस्ट्रोसैट भारत में की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य आंतरिक वेधशाला है। ठीक है, आंतरिक मतलब जो अंतरिक्ष में है। यह वेधशाला पृथ्वी के निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। इसके सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की है। ये अंतरिक्ष वेधशाला है, आंतरिक वेधशाला पृथ्वी पर स्थापित की गई है, जहाँ पर माहौल कैसा होता है, अंतरिक्ष के जैसा ही होता है। ठीक है ना। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अंतरिक्ष में जाएं तो वहाँ पर इनका प्रशिक्षण किया जा सके, इनकी ट्रेनिंग की जा सके, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर यहाँ का वातावरण इस प्रकार से रखा जाता है, या फिर कहें इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि बिल्कुल लगे कि जैसे अंतरिक्ष में है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर की गई है, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये भारत की पहली, एक तो एस्ट्रोसैट, इसका नाम एस्ट्रोसैट रखा गया है, और ये वेधशाला पृथ्वी के निचली निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। अब भारत की है ये वाली है, इसके साथ ही अमेरिका की भी एक वेधशाला है, रूस के पास भी अपनी है, जापान, यूरोपियन संघ, इन सब की भी अपनी अपनी है। ठीक है ना। भारत की जो वेधशाला है उसका नाम है एस्ट्रोसैट। ये चीज़ याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वीनस उपग्रह क्या है? यह एक माइक्रो उपग्रह होते हैं, इनका वजन 265 किलोग्राम होता है। इस उपग्रह को इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ISA द्वारा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो इजरायली और फ्रांसीसी दोनों ने मिलकर, दोनों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था, वीनस उपग्रह को, और विकसित किया था, जो पृथ्वी के वनस्पति की निगरानी करेगा। मतलब पृथ्वी पर जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए वीनस उपग्रह को बनाया गया था। इसके बाद उल्काश में या फिर उल्कापिंड क्या कहलाते हैं? तो ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं।
इनकी गति काफ़ी तीव्र होती है। धूल और गैस से ये निर्मित होते हैं। धूल और गैस के बने हुए पिंड होते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से ये पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं, इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चमकते हैं और चमकते हुए दिखते हैं और गति करते हुए निकलते हैं तो लगता है जैसे कोई तारा टूट गया है, लेकिन वास्तव में ये उल्कापिंड होते हैं। प्रायः पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश में कहा जाता है। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल की घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु क्या होता है? यह आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी जैसे पिंड होते हैं। ठीक है, एक धूल या फिर बर्फ, हिमानी के बने हुए पिंड होते हैं। सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में ये रहते हैं। सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित और असंकेतित कक्षा में घूमते रहते हैं, मतलब कोई फिक्स कक्षा नहीं होती, सूर्य के चारों ओर बस घूमते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारे जो ग्रह हैं वो तो एक नियमित कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, उनके पथ एक निश्चित होता है, लेकिन ये अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं, इनका कोई केंद्र नहीं होता है। इनसे गर्म गैसों की फुहार निकलती है काफ़ी। अब सूर्य के नज़दीक है तो गर्म तो होंगे ही होंगे, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी काफ़ी पीछे ऐसे ऐसे गैसें इनसे निकलती रहती हैं, जो लाखों किलोमीटर तक, ये पूंछ इनकी लाखों किलोमीटर तक होती है। पुच्छल तारे की शीर्ष को कोमा कहा जाता है। यहाँ पर इसको जो शीर्ष होता है उसको कोमा कहते हैं। पीछे इसकी जो आग ये उगलता रहता है उसको क्या कहते हैं? पुच्छा, इसकी पूंछ कहते हैं। लंबी अवधि का धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। हैली पुच्छल तारा इन्हीं में से एक था, जो कि 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार इसको 1986 में देखा गया था। ठीक है, अब 1986 में 76 जोड़ दीजिए तो नेक्स्ट आ जाएगा कि कब इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हर 76 ईयर साल भर इसको देखा जाता है, मतलब बरसों के बाद देखा जा सकता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं कि हैली पुच्छल तारा कितने सालों बाद देखते हैं, तो 76 साल बाद देखा जाता है इसको। ठीक है, रेलवे इसको पूछ चुका है और यूपी SSC में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। कुछ पुराने प्रश्नों को भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा याद करके चलें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट हमारा जो हैली धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा। इसमें 76 ईयर ऐड करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।